रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो। मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज। आज मैं अपने विद्यार्थियों से भाषा परिवर्तन की दिशाओं पर बात करना चाहती हूँ। भाषा परिवर्तन बीए के सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल है। भाषा एक परिवर्तनशील सामाजिक संपत्ति है। भाषा में यह परिवर्तन सतत एवं सहज रूप में होता रहता है। जिन देशों में आवागमन के साधन सर्वथा सुलभ हैं और जो देश अत्यंत समृद्ध एवं संपन्न हैं, उन देशों की भाषाएं प्रायः परिवर्तनशील होती हैं। इसके विपरीत जिन देशों में आना जाना सर्वथा कठिन होता है अथवा जहां संचार साधन की ठीक व्यवस्था नहीं होती, जहां की भूमि उर्वरा नहीं होती और जहां मानव जीवन के लिए उपयोगी सामग्री का उपलब्ध होना दुष्कर होता है, वहाँ की भाषा में परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार सुखद, संपन्न, समृद्ध एवं सर्व साधन सुलभ देशों की भाषाएं प्रायः परिवर्तनशील होती हैं। भाषाओं में यह परिवर्तन विविध दिशाओं में देखा जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि भाषा का कठिनता से सरलता की ओर जाना, अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाना अथवा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर जाना ही भाषा परिवर्तन की दिशाएं कहा जा सकता है। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि भाषा के उक्त परिवर्तन उसकी प्रवृत्ति के द्योतक हैं, उसकी आंतरिक एवं बाह्य प्रकृति के द्योतक हैं अथवा भाषा की मनोवृत्ति के परिचायक हैं। इनसे भाषा परिवर्तन की दिशाओं का बोध नहीं होता। भाषा परिवर्तन की दिशाएं तो वे हैं जिनमें भाषा के आंतरिक एवं बाह्य रूप में परिवर्तन आता है अथवा उसके उच्चारण में परिवर्तन आता है या उसकी ध्वनि में परिवर्तन आता है अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि भाषा परिवर्तन की प्रमुख 5 दिशाएं हैं: ध्वनि परिवर्तन, शब्द परिवर्तन, पद परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन। सबसे पहले हम ध्वनि परिवर्तन की बात करते हैं। ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहते हैं। अतः भाषा ध्वनि संकेतों पर निर्भर रहती है। प्रायः यह देखा जाता है कि भाषा के ये ध्वनि संकेत बड़े विचित्र रूप में परिवर्तित होते रहते हैं और जिनके परिवर्तन से भाषा भी पर्याप्त मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। भाषा में ध्वनि परिवर्तन के विविध भेद दिखाई देते हैं। जैसे कभी आदि स्वर का लोप हो जाने पर अनाज का नाज हो जाता है। मध्य स्वर का लोप हो जाने पर खुर्जा को खुर्जा कहने लगते हैं। अंत स्वर का लोप हो जाने पर शिला को सील या निंद्रा को नींद कहने लग जाते हैं। ऐसे ही आदि व्यंजन का लोप हो जाने पर स्कंध को कंधा या स्थान को थान कहा जाता है। मध्य व्यंजन का लोप होने पर कोकिल को कोयल कहने लगते हैं। अंत व्यंजन का लोप होने पर निम्ब को नीम या आम्र को आम कहने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ स्वर एवं व्यंजनों के आगमन से स्टेशन को स्टेशन, मर्म को मरम, स्वप्न को सपना अथवा ओष्ठ को होठ, समन को सम्मन, राधा कृष्ण को राधा कृष्णन कहने लग जाते हैं। ऐसे ही और भी अनेक प्रकार के ध्वनि परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे लखनऊ को बहुत से लोग नखलऊ कहते हैं, सिग्नल को लोग सिंगल कहते हैं, सूर्य को लोग सूरज कहा करते हैं, कंकन को कंगन कहा करते हैं, मुकुट को मौर कहने लगते हैं, नयन को नैन बोलते हैं, बदन को बैन कहते हैं, नदी को नय और बै को वै कहने लग जाते हैं, हस्त को हाथ और मदद को मदद कहने लगते हैं, मैके जी को मक्खन जी या एडवांस को अठवांस बोला करते हैं। इस तरह से भाषा से विविध प्रकार के ध्वनि परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरा है शब्द परिवर्तन। ध्वनियों के संयोग से ही शब्द बनता है। जब कई ध्वनियाँ संयुक्त होकर उच्चरित होती हैं, तब शब्द उत्पन्न हो जाता है। अतः जहाँ ध्वनियों के विविध परिवर्तन भाषा की परिवर्तनशीलता के द्योतक हैं,
वहाँ शब्द परिवर्तन भी भाषा की परिवर्तन संबंधी दिशा को सूचित करते हैं। शब्दों में भी विविध प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे एक समय मातृ, पितृ और भ्रातृ शब्द का प्रचार था। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते इनके स्थान पर क्रमशः माता, पिता और भ्राता का प्रचार हुआ और फिर क्रमशः माँ, बाप और भाई का प्रचार हो गया। ऐसे ही पहले संस्कृत में जो अग्नि, भक्त, दुग्ध, सर्प, षड, पुत्र, अंगुष्ठ आदि शब्द थे, कालांतर में परिवर्तित होते होते हिंदी में आकार क्रमशः आग, भात, दूध, सांप, साढ़, पूत, अंगूठा आदि हो गए। बहुत से शब्दों की तो विचित्र दशा हुई, जैसे पर्यंक ग्रंथि शब्द बदलता बदलता पालती हो गया। उपाध्याय शब्द परिवर्तित होते होते झा हो गया। मातृव्यसा का मौसी हो गया आदि। इस तरह से विभिन्न प्रकार के शब्द परिवर्तनों द्वारा भी भाषा परिवर्तन होता रहता है। तीसरा है पद परिवर्तन। प्रत्यय, विभक्ति या क्रिया चिन्ह के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें पद कहते हैं। प्रत्येक शब्द तब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता जब तक वह पद का रूप ग्रहण नहीं करता। जैसे राम ने रावण को मारा। वाक्य में राम ने रावण को मारा ये 3 पद हैं। राम के साथ जब ने विभक्ति का योग हुआ है तब राम ने कर्ता शब्द बना है। रावण के साथ जब को विभक्ति का योग हुआ है तब रावण को कर्मपद बना है। और मारना क्रिया के साथ जब अंत में आ प्रत्यय का योग हुआ है तब मारा भूतकाल का क्रियापद बना है। संस्कृत भाषा के अंतर्गत भी सुबंत अर्थात विभक्तियों और तिगंत अर्थात ती, सी, अंति आदि क्रिया चिन्ह के योग से ही पद बनाए जाते थे। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, राम को गांव जाना है। इस वाक्य में रामः में सुविभक्ति के योग से कर्ता पद बनाया गया है। ग्रामम में अम विभक्ति के योग से कर्म पद बनाया गया है और गच्छति क्रिया में ती क्रिया चिन्ह के योग से वर्तमानकालीन क्रियापद बनाया गया है। पद निर्माण की यह पद्धति पहले प्राकृत एवं अपभ्रंशों में आकर परिवर्तित हुई और हिंदी भाषा के आविर्भाव के साथ साथ यह पद पद्धति और भी बदल गई। इसी कारण संस्कृत के रामः ग्रामम गच्छति को ब्रज में राम गांव को जातु है बोला जाता है। वहीं परिनिष्ठित हिंदी में राम गांव को जाता है आदि आदि। इन सभी वाक्यों में आकर पदों के निर्माण में कैसा कैसा परिवर्तन हुआ है, यही भाषा परिवर्तन की दिशा बता रहा है। चौथा है वाक्य परिवर्तन। वाक्यों के निर्माण से भी भाषा परिवर्तन की दिशा का ज्ञान होता है। प्रायः पदों के संयोग से वाक्य बनते हैं। संस्कृत युग में वाक्य रचना इतनी व्यवस्थित एवं स्पष्ट थी कि कोई भी पद किसी भी स्थान पर रख दो तब भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता था। जैसे यदि मैं गांव को जाता हूँ, वाक्य को संस्कृत में कहें तो अहम ग्रामम गच्छामि कह सकते हैं, गच्छामः ग्रामम कह सकते हैं, ग्रामम अहम गच्छामि कह सकते हैं, गच्छामि ग्रामम अहम भी कह सकते हैं और इन वाक्यों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही दिशा कुछ काल तक प्राकृत और अपभ्रंशों में ही रही, क्योंकि विभक्तियों एवं प्रत्ययों के संयोग से वाक्य के सभी पद इतने व्यवस्थित ढंग से निर्मित होते थे कि उनको कहीं भी किसी स्थान या क्रम से रख देने पर उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता था। परंतु हिंदी का आविर्भाव होते ही यह व्यवस्था नहीं रही। हिंदी के वाक्य में यदि पदों का क्रम इधर उधर कर दिया जाए तो अर्थ तुरंत बदल जाता है। जैसे शेर बकरा खाता है और बकरा शेर खाता है, इन दोनों वाक्यों में अर्थ बदल जाता है। इसलिए हिंदी में आकर यह व्यवस्था हुई कि पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रियापद आना चाहिए। अंग्रेजी में भी पदों के क्रम की
समुचित व्यवस्था मिलती है। यहाँ भी किसी पद को कहीं भी रख नहीं सकते। जैसे राम बीट्स मोहन और मोहन बीट्स राम में बड़ा अंतर हो जाता है। पहले वाक्य में राम मोहन को मारता है और दूसरे वाक्य में मोहन राम को मारता है, अतः दोनों वाक्यों के अर्थों में पर्याप्त भेद हो जाता है। इसलिए अंग्रेजी में यह व्यवस्था मिलती है कि वाक्य में पहले कर्ता, फिर क्रिया और तत्पश्चात कर्म पद आना चाहिए। अतः संस्कृत भाषा के वाक्य में जो क्रम की परवाह नहीं करता, वह परिवर्तित होकर हिंदी में क्रम को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। ऐसे ही संस्कृत में रामः गच्छति, सीता गच्छति आदि वाक्यों में राम पुल्लिंग तथा सीता स्त्रीलिंग के लिए एक ही क्रिया गच्छति का प्रयोग हुआ है, किंतु हिंदी की वाक्य रचना में क्रिया लिंग के अनुसार बदल जाती है। जैसे राम जाता है और सीता जाती है। इसी प्रकार संस्कृत के वाक्य में प्रायः विशेषण में भी उसी प्रत्यय या विभक्ति का योग रहता है जो विभक्ति या प्रत्यय संज्ञा पद में लगाई जाती है। जैसे संस्कृत में पितानी, पर्यानी, पतंती, दुग्ध धवला चंद्रिका आह्लादयति और शस्य श्यामला भारत माता मननासी मोहयति। इन वाक्यों में पर्यानी की तरह उसके विशेषण पितानी में विभक्ति लगाई गई है। चंद्रिका की तरह उसके विशेषण दुग्ध धवला में भी प्रत्यय लगाई गई है और भारत माता में जो विभक्ति एवं प्रत्यय है वही उसके विशेषण शस्य श्यामला में लगाई गई है। यह नियम हिंदी के वाक्यों में आकर पूर्णतः बदल गया है। जैसे यहाँ सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर लड़का जा रहा है, सुंदर लड़की जा रही है आदि वाक्यों में संज्ञा के समान ही प्रत्यय एवं विभक्ति का प्रयोग हिंदी के उक्त विशेषणों में नहीं हुआ है। इस प्रकार वाक्य परिवर्तन के द्वारा भी भाषा परिवर्तन का ज्ञान होता है। अतः वाक्य परिवर्तन भी भाषा परिवर्तन की एक दिशा है। पांचवा है अर्थ परिवर्तन। भाषा परिवर्तन की दिशा का ज्ञान अर्थ परिवर्तन से भी होता है। प्रायः जो शब्द पहले जिस अर्थ में प्रयुक्त होते थे, कालांतर में उन शब्दों का प्रयोग अन्य अर्थों में होने लगता है। इस अर्थ परिवर्तन का कहीं विस्तार देखा जाता है, कहीं संकोच देखा जाता है और कहीं अर्थ बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे तेल शब्द का मूल अर्थ था तिल का सार, किंतु कालांतर में इस शब्द के अर्थ में इतना विस्तार हुआ कि सभी पदार्थों के सार को तेल कहने लगे। इसलिए आज सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, मिट्टी का तेल आदि कहा जाता है। इसी प्रकार पहले मृग शब्द का प्रयोग संपूर्ण जंगली जानवरों के लिए होता था, किंतु आजकल इस शब्द का अर्थ संकोच हो जाने के कारण अब हिंदी में मृग केवल हिरण के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। ऐसे ही महाराज शब्द पहले बड़े राजा के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु हिंदी में इसका अर्थ बिल्कुल बदलकर रसोइया हो गया है। और वर का अर्थ पहले श्रेष्ठ होता था, किंतु आजकल हिंदी में वर का अर्थ दुल्हा माना जाता है। इसी प्रकार विविध अर्थ परिवर्तन भी भाषा परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। यही कारण है कि अर्थ परिवर्तन को भी भाषा परिवर्तन की एक दिशा माना जाता है। भाषा परिवर्तन के अन्य कारणों में है भौगोलिक कारण। प्रायः देखा जाता है कि जलवायु का भाषा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन देशों की जलवायु उष्ण होती है, वहाँ के निवासियों का वाग्य यंत्र इतना अस्पष्ट एवं मुखर होता है कि वे सभी प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण बड़ी सरलता एवं सुगमता से कर लेते हैं। किंतु जिन देशों की जलवायु शीत प्रधान होती है, वहाँ के लोग तालव्य ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाते। जैसे अंग्रेज जाति के लोग प्रायः तोताराम को टोटाराम कहते हैं, दादू दयाल को डाडू दयाल बोलते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा एक कारण है राजनीतिक कारण। भाषा को राजनीति भी अत्यधिक प्रभावित करती है।
प्रायः जब कोई विजेता विविध देशों को जीतकर वहां अपनी राज्य सत्ता स्थापित कर लेता है, तब विजेता की भाषा के अनेक शब्द पराजित देशों की भाषाओं में मिलने लगते हैं। इसमें एक अन्य कारण है धार्मिक कारण। भाषा के परिवर्तन में धर्म का भी बड़ा कार्य रहता है। जब एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म वालों के यहाँ आने जाने तथा रहने लगते हैं, तब वे अपनी धार्मिक शब्दावली को वहाँ फैला देते हैं और दूसरे शब्द की शब्दावली को ग्रहण भी कर लेते हैं। एक अन्य कारण है सामाजिक कारण। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, अतः प्रत्येक भाषा का संबंध समाज से होता है। किंतु जब किसी समाज के अंतर्गत दूसरे समाज के व्यक्ति आ जाते हैं और यहाँ आकर रहने लग जाते हैं, तब वे अपनी बोली तथा अपनी भाषा से धीरे धीरे उस समाज की बोली एवं भाषा को भी बदल डालते हैं तथा उनकी भाषा एवं बोली में भी अंतर आ जाता है। भाषा परिवर्तन का एक कारण है साहित्यिक कारण। भाषा को परिवर्तित करने में साहित्य का भी बड़ा हाथ रहता है। साहित्य में एक ऐसी परोक्ष शक्ति रहती है जो भाषा को हठात नया मोड़ दे डालती है। भाषा परिवर्तन का एक अन्य कारण है वैज्ञानिक कारण। भाषा के परिवर्तन में विज्ञान का भी योगदान सर्वथा विचारणीय है। आज विज्ञान ने ज्ञान की विविध शाखाओं का आविष्कार करके हमें आश्चर्य में डाल दिया है। विज्ञान की इन विविध शाखाओं के विकास को समझने के लिए आज विश्व भर की भाषाओं में नित्य नए नए शब्द निर्मित हो रहे हैं और भारतीय भाषाएं भी इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रही हैं। हिंदी में भी विज्ञान की शाखाओं के समुचित ज्ञान के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हो रहा है, जिससे न केवल भाषा का विकास हो रहा है, अपितु नए नए शब्दों के आविष्कार से हिंदी भाषा का शब्दकोश भी समुन्नत एवं समृद्ध हो रहा है। एक अन्य कारण है वैयक्तिक कारण। भाषा के परिवर्तन में व्यक्ति का भी बड़ा हाथ रहता है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के उच्चारण में कुछ न कुछ भेद सदैव रहता है। यदि एक व्यक्ति किसी भाषा के शब्दों एवं वाक्यों का उच्चारण करता है तो अपनी वैयक्तिक विशेषता के कारण वह शब्दों को कुछ अदल बदल बोल देता है।